तो ये सेकंड पार्ट है हमारे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का। एक पार्ट हमने कल किया जिसमें हमने 4 पोस्टुलेट्स डिस्कस किए थे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के। तो ये हम सेकंड पार्ट लेके आए हैं जिसमें हम देखेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी फॉर ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, तो शुरू कीजिए क्रिस्टल फील्ड थ्योरी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस समझने के लिए। देखिए, आप जानते हैं कि हमारे जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस अगर हैं तो ऑक्टाहेड्रल शेप का मतलब क्या होगा, ये चीज देखिए ऑक्टाहेड्रल शेप जब भी होगी, याद रखिए ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात जब भी हम करते थे तो हमारे लीगेंट होते थे 6। हम 6 लीगेंट्स की बात करते थे। ऑक्टाहेड्रल में सिर्फ 6 लीगेंट होते हैं, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर में 4 लीगेंट की बात होती थी। तो ऑक्टाहेड्रल अगर शेप है तो ऑक्टाहेड्रल शेप से आप क्या समझते हैं? ऑक्टाहेड्रल शेप है तो ये होगा एक मेटल एटम सेंटर में, और मेटल एटम 4 लीगेंट एक स्क्वायर में होंगे। 4 लीगेंट इस तरीके से होंगे एक स्क्वायर में, इस तरीके से 4 लीगेंट जुड़े हुए होंगे, और जो हमारे बचे हुए 2 लीगेंट्स होंगे वो हमारे अबोव एंड बिलो द प्लेन होंगे। ये 4 लिगेंट एक ही प्लेन में हैं, जो बचे हुए 2 लिगेंट हैं वो एक अबोव द प्लेन है, एक बिलो द प्लेन है। जैसे मैंने कल भी आपको समझाया था, ये सेंटर में आप मान लीजिए मेटल है, एक लिगेंट आपका उस कोने में होगा बोर्ड के, एक लिगेंट इधर, एक लिगेंट इधर, एक लिगेंट इधर, एक लिगेंट ऊपर होगा बोर्ड के और एक लिगेंट बोर्ड के जस्ट नीचे होगा। तो ये शेप जो होती है, इस शेप को हम ऑक्टाहेड्रल शेप बोलते हैं। क्लियर है आपको? तो ऑक्टाहेड्रल लिगेंट या ऑक्टाहेड्रल शेप, तो याद रखिए ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री या शेप से क्या मतलब है। ये हमारा एंगल, आप जरा गौर कीजिए इस एंगल, ये एंगल 90 डिग्री का एंगल है, और ये जो एंगल फॉर एग्जांपल ये वाला ये ऊपर है, और इसके साथ बोर्ड के साथ एंगल जो होगा वो एंगल भी हमारा 90 डिग्री का होगा। ठीक है, 90 डिग्री का होगा। अब आप सोचिए कि जहां पे आपने लिगेंड को लगाया, जहां पे आपने लिगेंड को लगाया वो एक्सिस हैं। ठीक है, वो एक्सिस हैं। तो हम क्या करते हैं, हम लेट करते हैं, इसको हम एक्स एक्सिस का नाम देते हैं, अच्छा, और इसको हम देते हैं वाई एक्सिस का नाम, और इसको हम देते हैं जेड एक्सिस का नाम। ठीक है, एक्स एक्सिस है तो ये एक्स डैश होगा, ये वाई डैश होगा, ये हमारी जेड डैश एक्सिस होगी। ठीक है, जेड डैश एक्सिस। तो खुद सोचिए जहां जहां आपने लिगेंड्स लगाए थे वो एक एक्सिस हैं। इसका मतलब इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, आराम से सोचिए आप, आराम से देखिए, इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हमारे जो लिगेंड्स होते हैं वो एक्सिस से अप्रोच करते हैं, वो एक्सिस से अप्रोच कर रहे हैं, एक्सिस के ऊपर से अप्रोच कर रहे हैं। ये हमारी एक्स एक्सिस है तो लिगेंड एक्स एक्सिस से अप्रोच कर रहा है, ये हमारी वाई एक्सिस है, लिगेंड वाई एक्सिस से अप्रोच कर रहा है, ये जेड एक्सिस है तो लिगेंड जेड एक्सिस से अप्रोच करता है। क्लियर है आपको? यहां तक आपका कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर कीजिए, अपने माइंड में क्लियर कंसेप्ट कीजिए। अच्छा, आप जानते हैं कि लिगेंड हैं तो लिगेंड के ऊपर क्या होगा, लिगेंड के ऊपर होंगे इलेक्ट्रॉन। लिगेंड्स हैं तो लिगेंड इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं ना, लिगेंड में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लिगेंड है इलेक्ट्रॉन डोनर। ठीक है, मोर ओवर ये लिगेंड अप्रोच किसको कर रहे हैं, ये लिगेंड्स मेटल एटम को अप्रोच कर रहे हैं, डी ब्लॉक के मेटल एटम को अप्रोच कर रहे हैं, और डी ब्लॉक के मेटल एटम में भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि वो सारा का सारा जो डी ब्लॉक का वो अपना डी वाला ऑर्बिटल है वो खाली होगा, उसमें भी तो इलेक्ट्रॉन होंगे। अब लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है, और एक्सिस से अप्रोच कर रहे हैं, और वो वाले लिगेंड एक्सिस से जो अप्रोच करते हैं, और अप्रोच किसको कर रहे हैं, मेटल एटम के ऑर्बिटल्स को। और किन ऑर्बिटल्स को अप्रोच कर, मेटल एटम के कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, आराम से वीडियो को आप स्लो मोशन में करके भी समझ सकते हैं। मेटल एटम के कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5 ऑर्बिटल होते हैं, जिनके नाम आपके सामने मैं पहले ही बना चुका हूं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। मैंने कहा कि लिगेंड्स अप्रोच कर रहे हैं एक्सिस से। ठीक है, लिगेंड्स एक्सिस से अप्रोच कर रहे हैं इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री या ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाते समय लिगेंड्स एक्सिस से अप्रोच करते हैं, और मेटल के डी ऑर्बिटल को एक्सिस से अप्रोच करते हैं। अब आपको पता है कि मेटल के कुछ ऑर्बिटल, जो 5 ऑर्बिटल में से कुछ ऑर्बिटल वो एक्सिस पे हैं, और कुछ ऑर्बिटल वो इन बिटवीन द एक्सिस हैं।
फिगर देख के ही पता चल गया होगा कि dxy, dyz, dzx ये एक्सिस के बीच में लाई कर रहे हैं, ये एक्सिस पे नहीं होते। लेकिन dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर ये एक्सिस के ऊपर होते हैं। तो आप खुद सोचिए, वो वाले ऑर्बिटल जो ऑर्बिटल एक्सिस के ऊपर हैं, उन ऑर्बिटल के साथ लीगेंट भी आएंगे, क्योंकि लीगेंट भी एक्सिस के ऊपर से आ रहे हैं, लीगेंट भी एक्सिस के ऊपर से आ रहे हैं, और वो मेटल एटम के वो दो ऑर्बिटल जो एक्सिस के ऊपर हैं वो भी एक्सिस के ऊपर हैं, ये भी एक्सिस के ऊपर से आ रहे हैं। तो इनमें होगी स्ट्रॉन्ग रिपल्शन। रिपल्शन क्यों होगी? बिकॉज डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, मोर ओवर हमारे लीगेंट्स भी इलेक्ट्रॉन लेके आ रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में होगी रिपल्शन। रिपल्शन होने से जो मेटल के पांचों के पांच ऑर्बिटल की इक्वल एनर्जी थी वो इक्वल नहीं रहेगी, मतलब मेटल के ऑर्बिटल टूट जाएंगे टू एनर्जी सेट में। तो मैं आपको आइए फिगर के थ्रू कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देता हूं कि कैसे किस तरीके से टूटता है। मेरी यहां पे इससे पहले जो भी समझाने का मोटिव था वो सिर्फ ये था कि इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ये तो मैं एक लाइन में भी लिख सकता था लेकिन आपको बाद में कंफ्यूजन होती। आपको कुछ भी ना अगर समझ आया हो तो ये समझ लीजिए कि जब भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा, हमारे जो लीगेंट्स होंगे वो एक्सिस के ऊपर से अप्रोच करते हैं। लीगेंट्स अप्रोच सेंट्रल मेटल एटम ऑन एक्सिस, ठीक है, एक्सिस से अलग एक्सिस लिख लीजिए, ठीक है। लीगेंट एक्सिस के ऊपर से अप्रोच करते हैं, एक्सिस से अप्रोच करते हैं हमारे लीगेंट सेंट्रल मेटल एटम को। तो आइए जरा देखते हैं कि क्या होगा, किस तरीके से हमारे मेटल एटम जो होंगे वो स्प्लिट होंगे टू सेट ऑफ एनर्जी में। आइए देखते हैं। तो देखिए एक बार फिगर फिर से दोबारा, यहां हम ऊपर ऊपर मूव करेंगे तो हमारी एनर्जी इंक्रीज होगी, तो ये टर्म आप एनर्जी की लिख लीजिए, ठीक है। अब जरा देखिए, ये हमारे 5 ऑर्बिटल हैं अपने डी के, तो इनके नाम आपको पता होंगे, dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, dz स्क्वायर, और पांचों एक ही जगह पे हैं, मतलब इन पांचों की पांच की एनर्जी क्या है? इक्वल है। तो इन ऑर्बिटल को हम कह सकते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल। याद रखिए, वो वाले ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी इक्वल होती है उन ऑर्बिटल को डीजेनरेट ऑर्बिटल्स बोलते हैं। और ये वो डी ऑर्बिटल हैं मेटल के जिन डी ऑर्बिटल को अभी तक किसी भी लीगेंट्स ने अप्रोच नहीं किया। अभी लीगेंट है ही नहीं है, अभी कोई भी कंप्लेक्स नहीं बन रहा, ये अकेले हैं डी ऑर्बिटल, अभी कोई भी लीगेंट इनको अप्रोच नहीं कर रहा, कंप्लेक्स बनाने की कोई भी आवश्यकता अभी तक नहीं है। आइए आगे जो ही लीगेंट अप्रोच करना शुरू करेंगे इन पांचों के पांच डी ऑर्बिटल को, तो लीगेंट्स अप्रोच करने से इन पांचों के पांच डी ऑर्बिटल की एनर्जी राइज कर जाएगी, एनर्जी बढ़ जाएगी, और एनर्जी बढ़ेगी, एवरेज तक पहुंचेंगी। उस स्टेज को एवरेज बोलते हैं, ये एवरेज अमाउंट ऑफ एनर्जी, कुछ एनर्जी इंक्रीज हुई है, तो ये हमारी कुछ एनर्जी इंक्रीज हुई, हमने उस स्टेज को बोला यहां तक एवरेज अमाउंट में कुछ एनर्जी इंक्रीज हुई है, तो एवरेज पॉइंट हो गया हमारा ये एनर्जी का। मोर ओवर एवरेज पॉइंट को मैं एक और वे से भी आपको समझाता हूं, जरा देखिए, ठीक है। तो हमारे ये एनर्जी ये तब डी ऑर्बिटल्स हैं, ये तब के डी ऑर्बिटल्स हैं जब हमारे डी ऑर्बिटल क्रिस्टल, हमारा जो डी ऑर्बिटल है वो लिगेंड्स के फील्ड में आया है, ठीक है। लिगेंड्स के फील्ड में आए डी ऑर्बिटल्स और उन डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी इंक्रीज हो गई है। अच्छा, आफ्टर सम टाइम अब लीगेंड्स उन्हें अप्रोच करना शुरू कर गए, लीगेंड्स आके ओवरलैप करना शुरू हुए, लीगेंड्स आके बॉन्ड बनाना शुरू हुए। तो लीगेंड कहां से आते हैं? लीगेंड अलंग द एक्सिस आते हैं, एक्सिस के ऊपर से आते हैं, इन बिटवीन द एक्सिस तो नहीं आते। तो वो वाले ऑर्बिटल जो कि एक्सिस के ऊपर होंगे उनकी एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी, बिकॉज लीगेंड भी एक्सिस के ऊपर से आ रहा है और मेटल के डी ऑर्बिटल भी एक्सिस के ऊपर हैं। तो हमने बोला कि dxy माइनस dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर एक्सिस के ऊपर हैं, तो इन दो ऑर्बिटल की एनर्जी हमारी इंक्रीज कर जाती है। तो ये है हमारा dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और ये है हमारा dz स्क्वायर। और वो वाले ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी जो एक्सिस के ऊपर नहीं है, जो एक्सिस के बीच में है, उनकी एनर्जी
डिक्रीज कर जाती है एवरेज एनर्जी से। मैं एवरेज एनर्जी का कंसेप्ट भी बताता हूं आपको। मतलब कुछ ऑर्बिटल की एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी और कुछ ऑर्बिटल की एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। ये वाली एवरेज एनर्जी का कंसेप्ट जरा देखिए कि एवरेज एनर्जी क्या। आपको पता चल गया कि कौन से ऑर्बिटल की एनर्जी इंक्रीज की, इन ऑर्बिटल की एनर्जी इंक्रीज हुई है, और ये जो ऑर्बिटल हैं इन ऑर्बिटल की एनर्जी कम हो गई है। एवरेज एनर्जी का क्या मतलब है? एवरेज एनर्जी का मतलब समझिए, एवरेज एनर्जी है कि ये वाली एनर्जी, ये वाली स्टेज, ये ऐसी स्टेज है जहां पे एनर्जी हमारी जीरो है। मतलब एक स्टेबल सी स्टेज है जहां पे हमारी डी ऑर्बिटल अभी तक स्प्लिट नहीं किए थे। मतलब डी ऑर्बिटल ना ही अपनी एनर्जी को डिक्रीज किए थे और ना ही वहां पे जो उस स्टेज में डी ऑर्बिटल की एनर्जी इंक्रीज हुई थी। तो यहां पे आप लिख सकते हैं नो स्प्लिटिंग स्टेट। एवरेज एनर्जी का मतलब जहां पे हमारी स्प्लिटिंग नहीं हुई, जहां पे हमारे डी ऑर्बिटल स्प्लिट नहीं हुए एनर्जीज में, लो एनर्जी एंड हाई एनर्जी में, तो उस स्टेज को एवरेज एनर्जी स्टेज कहते हैं। अच्छा, द डिफरेंस बिटवीन, ये वाला ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन लो एनर्जी स्टेट, लो एनर्जी डी ऑर्बिटल एंड हाई एनर्जी डी ऑर्बिटल, इन डिफरेंस, एनर्जी का डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा होगा। इस एनर्जी के डिफरेंस को हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ठीक है, मैं बोलता हूं दोबारा से, यहां डीजनरेट ऑर्बिटल हैं, लिगेंड्स ने अप्रोच नहीं किया, अभी कोई भी कंप्लेक्स नहीं बन रहा। जो ही लिगेंड अप्रोच करेगा, पांचों के पांच डीजनरेट ऑर्बिटल की एनर्जी राइज कर जाएगी, फिर वो एनर्जी में टू सेट ऑफ एनर्जी में टूट जाएंगे, एक लो एनर्जी सेट में, एक हाई एनर्जी सेट में। हाई एनर्जी में T2G, हाई एनर्जी में ये होंगे dx2 - y2 और dz2, और लो एनर्जी में होंगे dxy, dyz एंड dzx। वो क्यों हाई एनर्जी में गए? बिकॉज वो अलंग द एक्सिस है, एक्सिस के ऊपर है, और लिगेंड भी एक्सिस के ऊपर से आया था, तभी वो ऊपर चले गए, उनकी एनर्जी राइज हो गई। और इन दोनों की एनर्जी के बीच जो गैप होगा, उस गैप को या उस डिफरेंस को क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी का नाम देते हैं, और जिसे हम डिनोट करते हैं डेल्टा। अब ये ओक्टाहेड्रल है, तो ओक्टाहेड्रल के लिए या तो आप O लिख दीजिए, इसे O भी बोल सकते हैं, या डेल्टा नॉट भी बोल सकते हैं। द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा O और डेल्टा नॉट। और याद रखिए, ये वाला जो सेंटर है, ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को, जो एवरेज एनर्जी वाला पॉइंट है, जहां पे हमारी कोई भी स्प्लिटिंग नहीं हुई थी, जहां पे ओवरऑल एनर्जी जीरो है इस टाइम, मतलब इन दोनों के हिसाब से, ठीक है, उस पॉइंट को, एनर्जी ओवरऑल जीरो नहीं है, एनर्जी तो बढ़ी हुई है, लेकिन इस पॉइंट के हिसाब से, इन दोनों के हिसाब से, तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं बैरे सेंटर। याद रखिए, इस पॉइंट को क्या बोला जाता है? बैरे सेंटर पॉइंट। बैरे सेंटर क्या होगा? कहीं ऑब्जेक्टिव में आ गया तो ऐसा पॉइंट जहां कोई भी स्प्लिटिंग नहीं हुई हमारी डी ऑर्बिटल की, और जहां एवरेज एनर्जी है हमारी डी ऑर्बिटल की, उन्हें बैरे सेंटर पॉइंट कहा जाता है। तो आइए एवरेज एनर्जी थोड़ा और समझते हैं। अब देखिए कितना हमारा डी ऑर्बिटल यहां से ऊपर, कितने डी ऑर्बिटल की एनर्जी, मतलब कितनी इंक्रीज हुई। तो जितनी जो एनर्जी इंक्रीज हुई उसे मैं लिखता हूं प्लस 0.6। अब डेल्टा नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, तो डेल्टा नॉट लिखा, प्लस 0.6 डेल्टा नॉट। इतनी एनर्जी इंक्रीज हुई हमारे डी ऑर्बिटल की, मतलब जीरो थी एनर्जी, तो प्लस 0.6 डेल्टा नॉट एनर्जी इन दो डी ऑर्बिटल की इंक्रीज हुई है। और कितनी एनर्जी डिक्रीज हुई है हमारे इन तीन ऑर्बिटल की? तो वो हुई है माइनस 0.4 डेल्टा नॉट। ठीक है, अब ये माइनस लिखा बिकॉज एनर्जी डिक्रीज हो रही है, और प्लस लिखा बिकॉज उनकी एनर्जी इंक्रीज हो रही है। और कितनी इंक्रीज हुई है? 0.6 डेल्टा नॉट एक की और 0.6 डेल्टा नॉट दूसरे की, इसी तरीके से इनके भी। तो आइए मैं थोड़ा सा बताता हूं कि यहां बैरे सेंटर और एवरेज एनर्जी का क्या कंसेप्ट है। देखिए, एक ऑर्बिटल की एनर्जी इंक्रीज हुई 0.6, ठीक है, और कितने ऑर्बिटल हैं टोटल? 2 हैं, तो टोटल ऑर्बिटल हैं 2। तो कीजिए इनको इक्वेट, तो कितना आएगा? प्लस 1.2 डेल्टा नॉट। यही बात है, मतलब 0 से 1.2 डेल्टा नॉट, इतनी एनर्जी दो ऑर्बिटल की इंक्रीज हुई है। क्लियर है आपको? अच्छा, अब कितनी एनर्जी डिक्रीज हो रही है? माइनस 0.4। और कितने ऑर्बिटल हैं टोटल? 1 2 3, तो 3 ऑर्बिटल हैं। तो इन दोनों को इक्वेट कीजिए, तो क्या आंसर आएगा? आंसर आएगा माइनस 1.2 डेल्टा नॉट। इन दोनों को आप
इक्वेट करेंगे +1.2 -1.2 तो आपका आंसर क्या आएगा? आपका आंसर 0 आएगा। दैट इज नोन एज नो स्प्लिटिंग एनर्जी स्टेट और एवरेज एनर्जी स्टेट। ठीक है, तो मैं आपको यही समझाना चाहता था। एवरेज का मतलब क्या है कि जितना आपका इंक्रीज हो रहा है उतना ही आपका डिक्रीज होगा, तो एवरेज एनर्जी स्टेज या एवरेज पॉइंट बोलते हैं। यह है हमारा एवरेज पॉइंट। आई होप आपको यहां से अब अच्छे से क्लियर होगा कि एवरेज पॉइंट किसे बोला गया और एवरेज एनर्जी किससे कहा गया। इन शॉर्ट ये बोल दीजिए कि एनर्जी अबोव एंड बिलो द बैरे सेंटर वो सेम है। बैरे सेंटर पॉइंट के अबोव एनर्जी और बिलो एनर्जी सेम है। दैट इज वाई उस पॉइंट या उस बैरे सेंटर पॉइंट को हम बोलते हैं एवरेज एनर्जी पॉइंट या एवरेज एनर्जी स्टेट। यहां तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि मैंने इस टाइम तक आपको जो भी चीजें बताई वो क्या थी, एवरेज एनर्जी क्या थी, उसके बाद क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्या है, डेल्टा नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके बाद मैंने सारे के सारे पॉइंट्स आपको बताए हैं। ठीक है, मोरओवर एक और शॉर्ट ट्रिक भी कहीं याद कर लीजिए, कहीं थोड़ा सा देख लीजिए। अगर ये +0.6 डेल्टा नॉट -0.4 डेल्टा नॉट नहीं अगर अच्छे से क्लियर है तो देख लीजिए टोटल ऑर्बिटल कितने हैं? 5 हैं। टोटल 5 ऑर्बिटल हैं। 5 ऑर्बिटल टोटल हैं। कितने ऑर्बिटल की एनर्जी इंक्रीज हुई? 2 ऑर्बिटल की एनर्जी इंक्रीज हुई। 2/5 डेल्टा नॉट ये आप कीजिए इक्वेट तो आपका आएगा -0.4 डेल्टा नॉट। ठीक है, अच्छा टोटल ऑर्बिटल कितने हैं? 5 हैं। कितने ऑर्बिटल की एनर्जी डिक्रीज हो रही है? तो 3 ऑर्बिटल की एनर्जी डिक्रीज हो रही है, तो 3/5 डेल्टा नॉट लिखेंगे ऊपर वाली साइड तो आपका आएगा +0.6, और -2/5 लिखेंगे नीचे वाली साइड तो आपका आएगा -0.4। तो इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं। टोटल 5 ऑर्बिटल हैं, 5 ऑर्बिटल लिखने यहां पे नीचे। 5 ऑर्बिटल में से कितने की इंक्रीज हुई? 2 की इंक्रीज हुई, तो 2/5 पीछे माइनस कर दीजिए तो आपका आएगा -0.4। टोटल 5 ऑर्बिटल हैं, कितने की डिक्रीज हुई? तो ऊपर 3 लिख लीजिए, 3/5 पीछे प्लस लिख दीजिए तो आपका +0.6 डेल्टा नॉट आएगा। तो ये था अपना क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी या अपना ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का क्या कंसेप्ट था। तो ये कंप्लीट मैंने ऑक्टाहेड्रल कंसेप्ट के बारे में मैंने आपको बताया, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का क्या कंसेप्ट था ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए। तो आइए टेट्राहेड्रल की अगर बात करें तो टेट्राहेड्रल में क्या होगा, तो टेट्राहेड्रल का एक बार जिक्र कर लेते हैं आपके सामने और फिर हम अपनी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी खत्म करते हैं। मोरओवर एक छोटी सी चीज मैं आपको बताना भूल गया, वो ये कि ये जो हमारे 3 लो एनर्जी वाले ऑर्बिटल हैं इनका नाम भी आपको पता होना चाहिए, dxy, dyz, dzx, और इनका नाम भी आपको पता होना चाहिए dx² - y², dz²। इन तीनों ऑर्बिटल को कंबाइनली स्पेक्ट्रोस्कोपी के अकॉर्डिंग कहा गया T2G। स्पेक्ट्रोस्कोपी के अकॉर्डिंग, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक के अकॉर्डिंग इन्हें T2G कहा गया, और इन दोनों ऑर्बिटल को हम कहते हैं EG। ठीक है, तो ये हमारे EG ऑर्बिटल हैं, इन दोनों का नाम EG ऑर्बिटल और इन दोनों का नाम T2G ऑर्बिटल है। और मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया दिस इज CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी या स्प्लिटिंग एनर्जी भी बोलते हैं कहीं कहीं पे। ठीक है, और इनकी एनर्जी 0.6 +0.6 और यहां -0.4 है। ठीक है, आइए तो इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस क्या होता है, देखिए ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में आपने देखा था कि हमारे लिगेंड्स एक्सिस के ऊपर से अप्रोच करते हैं और एक्सिस के ऊपर जो भी ऑर्बिटल होंगे उनकी एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी। लेकिन इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जो हमारे लिगेंड्स आएंगे वो इन बिटवीन द एक्सिस आएंगे, मतलब अब लिगेंड जो एक्सिस के ऊपर वाले ऑर्बिटल्स हैं dx² - y² और dz², जिन्हें EG ऑर्बिटल कहा गया, उन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, उनकी एनर्जी इंक्रीज नहीं होने वाली है। अब किनकी एनर्जी इंक्रीज होगी? जो एक्सिस के बीच में है, और एक्सिस के बीच क्या है? dxy, dyz, dzx। तो यहां पे हमारे लिगेंड इन बिटवीन द एक्सिस आएंगे और वो वाले ऑर्बिटल जो एक्सिस के बीच हैं उनकी एनर्जी इंक्रीज होगी, और यही हो रहा है कि हमारे 3 ऑर्बिटल एक्सिस के बीच हैं उनकी एनर्जी इंक्रीज होगी, और 2 ऑर्बिटल जो एक्सिस के ऊपर थे उनकी एनर्जी डिक्रीज होगी। मोरओवर इसी पॉइंट को बैरे सेंटर पॉइंट कहा गया, और इस डिफरेंस को हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी या क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी भी कहते हैं। वहां हमने डेल्टा O लिखा था या डेल्टा नॉट लिखा था बिकॉज वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स था। यहां टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए हम डेल्टा और साथ में T लिखते हैं।
वहां हमने रिप्रेजेंटेशन ई जी लिखा था, लेकिन यहां हम ई जी नहीं लिखेंगे और ना ही ई टी लिखेंगे, सिर्फ ई लिखेंगे। ठीक है, हमारे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए ईजी की जगह ई लिखते हैं और T2G की जगह हम T2 लिखते हैं। ठीक है, तो यहां सिर्फ थोड़ा सा ये चेंज लाना है आपको। मोर ओवर देख लीजिए आप कि हमारी अगर एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो डेफिनेटली प्लस का साइन आएगा, और अगर हमारी एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो डेफिनेटली यहां माइनस का साइन आएगा। अब यहां लिखना है आपको -0.6 डेल्टा नॉट और यहां लिखना है +0.4 डेल्टा नॉट। खुद सोचिए कि एनर्जी इंक्रीज हो रही है +0.4 और कितने ऑर्बिटल हैं, टोटल 3 ऑर्बिटल हैं, तो कितनी एनर्जी इंक्रीज होगी 1.2 डेल्टा नॉट पॉजिटिव में, और एनर्जी डिक्रीज हो रही है -0.6 और कितने ऑर्बिटल हैं टोटल 2, तो कितनी एनर्जी डिक्रीज होगी -1.2 डेल्टा नॉट। तो ओवरऑल एनर्जी, एवरेज एनर्जी कितनी आई, 0 आई। तो ये होता है कंप्लीट कंसेप्ट अपने ऑक्टाहेड्रल के केस में और अपने टेट्राहेड्रल के केस में। मोरओवर अगर आप इस पे एक और वीडियो चाहते हैं, बड़ा ब्रॉड कंसेप्ट है, अगर आप सोच रहे हैं कि आपको सिर्फ एकेडमिक्स में देखना है, इससे ज्यादा आपको एकेडमिक्स में कोई नहीं पूछेगा, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा कि आप उनकी एनर्जी निकाल के बताइए, सिर्फ पास्टुलेट्स आएंगे, तो पास्टुलेट्स मैंने आपको डिटेल में बताए हैं और समझाए हैं। मोरओवर अगर आप चाहते हैं कि कंपटीशन के हिसाब से मैं एक दो वीडियो और बनाऊं, तो मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊं कि यहां इलेक्ट्रॉन डालो सर एक, तो फिर इलेक्ट्रॉन वो कहां जाएगा, लो एनर्जी में जाएगा, हाई एनर्जी में जाएगा, या मैं आप चाहते हैं कि मैं आपको CFSE कैलकुलेट करके बताऊं, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकाल के बताऊं, या आप चाहते हैं कि मैं मैग्नेटिक मूवमेंट बताऊं कि मैग्नेटिक मूवमेंट क्या है, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक भी बताऊं, या मैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी का कुछ कंसेप्ट है, ये सारे कंपटीशन के अकॉर्डिंग हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए, मैं 1 या 2 वीडियो इस पे और बनाऊंगा। लेकिन अगर आप बोर्ड के हिसाब से देख रहे हैं तो बोर्ड के हिसाब से जितना मैंने पढ़ाया वो आपका सफिशिएंट है और ये पॉइंट्स सारे इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि कंपटीशन के हिसाब से, आप कंपटीटिव पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से और सीखना चाहते हैं और कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखना चाहते हैं, इसकी यूज देखना चाहते हैं, निकाल के दिखाना चाहूं मैं आपको क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, तो वो निकाल के दिखाऊंगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए। तो आज का हमारा टॉपिक यहां खत्म होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया कुछ भी तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताना कि क्या चीज क्लियर नहीं।